इन्फोसिस 11 रुपए, रिलायंस 26 रुपए, टीसीएस 120 रुपए और भारतीय एयरटेल 19 रुपए पे लिस्ट हुई थी। लेकिन उस समय पे आप किसी से जाके बोलते कि ये कंपनी आज से 20 साल 30 साल बाद इतनी ग्रोथ पोटेंशियल दिखा सकती है, तो ज्यादातर लोग बोलते कि नहीं, ये कंपनीज वो नहीं है जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, क्योंकि उस समय पे भी जो बड़ी कंपनीज होंगी लोगों को वही पसंद आती होंगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज की मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस लेवल की हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है और आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर वो अपने सेक्टर की मार्केट लीडर बन सकती है। लेकिन यहां पे एक मेजर प्रॉब्लम है, जब भी स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट हो जाती है तो जो उसकी वैल्यूएशंस होती हैं तो वो ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव हो चुकी होती है। जैसे कि जोमैटो, स्विगी और मेदांता जब ये लिस्ट हुई थी तो इतनी एक्सपेंसिव लिस्ट हुई थी कि कुछ टाइम तक तो ये चली ही नहीं थी। और आज मैं आपको ऐसी ही 5 अनलिस्टेड कंपनीज बताऊंगा जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है और डीप एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनीज क्यों आगे चल करके अपने सेक्टर में मार्केट लीडर बन सकती है और इसको बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, क्या रिस्क होता है, क्या रिवॉर्ड होता है, ये सारी चीजें मैं प्रिसाइज के प्लेटफॉर्म को यूज करके आपके सामने दिखाने वाला हूं। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विद अभी। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं। जिन भी कंपनीज का आईपीओ आ चुका है, जिनको आप एनएससी और बीएससी के ऊपर बाय और सेल कर सकते हो, ये सारी कंपनीज लिस्टेड कंपनीज की कैटेगरी में आती है। अनलिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि आप एनएससी और बीएससी से बाय नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जो भी कंपनी लिस्टेड नहीं होती थी, कुछ टाइम पहले तक वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती थी, वो सिर्फ वीसी से पैसा ले सकती थी। लेकिन आज की डेट के अंदर प्रिसाइज प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये अनलिस्टेड कंपनीज को भी परचेस कर सकते हो। अब यहां पे एक मेजर डाउट आता है कि क्या ये चीज लीगल है। यस, इंडिया में ये चीज लीगल है और अनलिस्टेड स्टॉक्स को रेगुलेट करता है एमसीए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको रेगुलेट करता है, जैसे लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करता है सेबी। अब अनलिस्टेड स्पेस में 2 कैटेगरी की कंपनी होती है। पहली कंपनी जो कि जायंट की सब्सिडरीज होती हैं, जैसे कि एसबीआई बैंक, लेकिन इसके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी एसबीआई फंड मैनेजमेंट कंपनी, जो कि एसबीआई के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है, यह भी लिस्टेड नहीं है, यह आने वाले टाइम पे लिस्ट हो सकती है। दूसरी कैटेगरी है न्यू एज मोनोपोली कंपनी, जैसे कि एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी की ग्रोथ देख करके जो एनएससी की ग्रोथ है वो एंटिसिपेट की जा रही है कि काफी तगड़ी होने वाली है। विजय केडिया, जिनको इंडिया का नेक्स्ट बिग बुल भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी स्माइल स्ट्रेटेजी में यही चीज कही थी कि उनको वो कंपनीज पसंद हैं जो स्मॉल इन साइज हो, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशनल, और अनलिस्टेड स्पेस में आपको इसी कैटेगरीज की कंपनीज मिलती हैं। तो मेरे भाई, अब आपको पता चल गया है कि अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं, तो दिल थाम के बैठो, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज जो कि फाइनेंशियली कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही हैं अपने कैटेगरी में। हमारी पहली कंपनी है एनएससी। इंडियन स्टॉक मार्केट में मेनली 2 सबसे बड़े एक्सचेंज है। सबसे बड़ा है एनएससी, दूसरा है बीएससी। जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो ऑलरेडी शेयर बाजार पे लिस्टेड है और इसके अंदर किस लेवल की ग्रोथ आई है आप ये देख ही सकते हो। और जो दूसरी कंपनी है एनएससी, वो इस समय पे लिस्टेड नहीं है, इसको कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और एनएससी के ऊपर एक बहुत अच्छी न्यूज भी आई है कि जो एनएससी है वो टारगेट कर रही है कि वो आईपीओ के डॉक्यूमेंट फाइल कर दे बाय एंड ऑफ मार्च। मतलब जो एनएससी का आईपीओ है वो बहुत जल्दी आता हुआ दिख सकता है आपको इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब जो एनएससी है वो डोमिनेटिंग प्लेयर है अपने सेक्टर के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा कब करती है, कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा सिर्फ तब करती है जब उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। और एनएससी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि कोई भी एक्सचेंज ओवरनाइट नहीं बन सकता। अगर किसी भी एक्सचेंज को मार्केट में आना है तो इसके पीछे बहुत सारे पेपर वर्क और बहुत सारे लीगल इश्यूज होते हैं, और ये एक मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एनएससी के पास। और यही एडवांटेज बीएससी के पास भी था, जिस वजह से इसने मार्केट में इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई। और एक फन फैक्ट बताता हूं, जो एनएससी है वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डेरिवेटिव मार्केट है। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर चाहे पैसा कमाए या गवाए, यह कंपनी पैसा कमाने ही वाली है। इसी वजह से यह कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में हो सकती है। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स पे क्लिक करना और रिपोर्ट को पढ़ना है। यहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी जो कि एनएससी की साइट से आई है। अगर हम एनएससी के डेटा की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 93.6% इक्विटी कैश में इनका शेयर है, 87.4% इक्विटी ऑप्शन में इनका शेयर है, 99.9% इक्विटी फ्यूचर्स में इनका शेयर है। और अगर हम यूजर्स की बात करें तो 11.3 यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स इसके साथ हैं,
22 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स अकाउंट एनएससी पे है। 99.85% पिन कोड को कवर करता है एनएससी। अगर हम फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो रीसेंट जो रेवेन्यूज आए वो 19,177 करोड़ के आसपास थे, जो कि ईयर ऑन ईयर लेवल पे 17% का जंप दिखाता है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 12,188 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि ईयर ऑन ईयर लेवल पे एक हाई जंप दिखाता है। मतलब डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर तो एनएससी को कोई छू भी नहीं सकता। ये प्योर मोनोपोली स्टॉक बनता है अपनी कैटेगरी का। और कोई भी कंपनी अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, उस कंपनी का एबिटा देख लो। इस कंपनी का जो एबिटा निकल के आता है वो 77% का है, जो कि काफी हाई है। इसीलिए इस कंपनी को कैश फ्लो मशीन कहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर एक बार एनएससी का प्लेटफॉर्म बन गया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया, एक टेक्नोलॉजी बन गई, तो बार बार इन्हें वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। मतलब ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। और इस कैटेगरी के अंदर जो एनएससी है वो वन ऑफ द बेस्ट मोनोपोली कंपनी मानी जाती है अपने सेक्टर में। लेकिन क्या इसका मतलब ये है इस कंपनी में कोई रिस्क नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। इस कंपनी के अंदर भी अपने ही रिस्क हैं, जैसे हर सेक्टर में होते हैं। ये जो कंपनी है, चाहे वो एनएससी हो या फिर बीएससी, ये कंपनी रेगुलेशन से काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे कि रीसेंट बजट के अंदर आया कि जो भी हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, इसके अंदर जो चार्जेस हैं, एसटीटी चार्जेस, ये बढ़ गए, जिस वजह से जो गवर्नमेंट है ये उम्मीद लगा रही है कि भाई एफएनओ में कमी आएगी। अब कितनी आएगी और कितनी नहीं आएगी इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये फॉर श्योर एक रिस्क है इसके बिजनेस के लिए। दूसरा जो रिस्क है कि जो एनएससी है वो मेनली डोमेस्टिक मार्केट के अंदर डोमिनेट करती है, लेकिन किसी भी रीजन से जो इन्वेस्टर है उसका सेंटीमेंट खराब हो जाता है तो इस कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो आपको गिरते हुए दिखेंगे। मतलब स्टॉक मार्केट अच्छा करेगी तो ये कंपनी अच्छा करेगी, अगर स्टॉक मार्केट खराब करेगी तो ये कंपनी भी लॉस करते हुए दिख सकती है। दूसरी कंपनी है हमारी एसबीआई फंड मैनेजमेंट। ये पैसों का पहाड़ मैनेज करती है। आप और मैं हर महीने जो भी इनफ्लो करते हैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड में, वो सारा पैसा यही कंपनी मैनेज करती है। ये एक एएमसी कंपनी है, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये जो कंपनी है ये एक ऐसी कैटेगरी में काम करती है जो कैटेगरी अपने आप में काफी ग्रो कर रही है। मतलब म्यूचुअल फंड्स के अंदर अभी भी इंडिया के सिर्फ 10 to 15% लोग हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं, और धीरे धीरे करके जो एसआईपी का फ्लो है वो मंथ एंड मंथ लेवल पे हमें बढ़ता हुआ ही दिखा है। इवन दिसंबर में स्टॉपेज रेशियो 85% पहुंच गया था, और जो एसआईपी का फ्लो था वो ऑल टाइम हाई था। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहां पर आपको कुछ बढ़िया चीज देखने को मिलेगी। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2531 करोड़ का इनका पैट रहा है। वहीं पे जो नए इन्वेस्टर्स हैं 62 लाख इन्होंने नए इन्वेस्टर्स ऐड करे हैं, और इनका जो एयूएम है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, 26.20 लाख करोड़ के आसपास करा है। और 12 इन्होंने नई ओपन एंडेड स्कीम लॉन्च करी है। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 4,232 करोड़ के इनके रेवेन्यूज रहे हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,531 करोड़ के आसपास करा है। और जो रिटेल चैनल है उसके अंदर भी ईयर ऑन ईयर लेवल पे आपको ग्रोथ दिखी है। FY24 के अंदर जहां पे 4,29,588 रिटेल चैनल थे, आज की डेट में वो बढ़ करके 5,16,307 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। और एसबीआई फंड मैनेजमेंट इंडिया की लार्जेस्ट एएमसी है। मतलब ओवरऑल एएमसी कैटेगरी में ये 18% होल्ड करती है। जब आप एचडीएफसी एएमसी को देखते हो तो आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखती है, तो सोचो ये तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसी है जो अभी लिस्टेड है ही नहीं, तो इसके अंदर कितना ग्रोथ पोटेंशियल होगा। अगर मैं इसकी रिस्क की बात करूं तो एएमसी के अंदर एक सबसे बड़ा रिस्क ये आता है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर का सेंटीमेंट खराब हो गया तो वो एसआईपी नहीं करेगा, मतलब एयूएम साइज नहीं बढ़ेगा, मतलब एक्सपेंस रेशियो नहीं मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, कंपनी को काफी लॉस हो सकता है। सेकंड चीज, जो नई एएमसीज आ रही हैं वो कुछ ऐसे प्लान लॉन्च कर सकती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर ले। कितनों को करेगी कितनों को नहीं करेगी ये तो बात की बात होती है। तो इससे जो इनके रेवेन्यूज हैं वो हैम्पर हो सकते हैं, और ये पूरे की पूरी एएमसी वाली सेक्टर के ऊपर ही रिस्क है। तीसरी कंपनी हमारी पॉलीमर टेक इलेक्ट्रॉनिक। ये इंडिया की पहली ऑप्टो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर है, और ये इंडिया में इस समय पे इसको लीड कर रही है। और इस कंपनी का जो आईपीओ है ये काफी ज्यादा ओवरहीटेड है कि जैसे ही ये लिस्ट होने वाली होगी तो आप देख लेना क्या होगा। जितनी भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनीज पहले लिस्ट हुई हैं
आईपीओ जिनका आया है उनकी आप ग्रोथ देख सकते हो कि आईपीओ आते ही अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर उनके साथ क्या होता है, कितनी शानदार ग्रोथ दिखाती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक नेक्स्ट बिग थिंग है। इवन जो रीसेंट बजट आया इसके अंदर भी सेमीकंडक्टर को लेकर के काफी सारा बजट एलोकेट किया गया है। मतलब गवर्नमेंट के स्कीम के साथ ये कंपनी काफी अच्छे से अलाइन करती है। और रिसेंटली एक न्यूज आती है जिससे रिटेल इन्वेस्टर काफी एक्साइट हो जाते हैं कि पॉलीमर टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एक 10,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है, जिससे ये एक्सपेंशन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब जो लोग आईपीओ के लिए बैठे होने वाले हैं वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे कि यार आईपीओ आ जाए ना तब हम इन्वेस्ट करें। लेकिन मजेदार चीज कहां हो रही है, पूरी की पूरी चीज है अनलिस्टेड स्पेस पे सारा गेम चल रहा है। जब तक कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो आप ये समझ लो कितने प्रीमियम पे ये कंपनी ट्रेड करने वाली है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें जो कि 2025 का था, उसके अंदर जो रेवेन्यू आया कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में वो था 1,09,2 करोड़ के आसपास। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 375 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट कर रही है। मतलब जो इसके रेवेन्यूज हैं वो लास्ट ईयर के रेवेन्यूज से 54% का जंप दिखा रहे हैं। और ये जो कंपनी है ये 2 बिलियन चिप्स हर साल बना सकती है। और कुछ टाइम पहले ही इसने सेबी को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे ताकि जो इनका आईपीओ है ये बहुत जल्दी आ सके। अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 54% के रेवेन्यू ग्रो कर रही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ग्रोथ पोटेंशियल कितना ज्यादा हाई है। और ये कंपनी का साइज इस समय पे छोटा है, तो यहां पे जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हाई हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट है वो भी सेमीकंडक्टर सेक्टर को पुश कर रही है। और इसी के साथ साथ 26% का एबिटा जो कि सेक्टर के लिए काफी ज्यादा हेल्दी है। और अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो एज पर डेटा 0.04% डेट टू इक्विटी है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर डेट है। इसी के साथ साथ 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इसके पास दिखती है। अगर मैं इसके रिस्क की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना एक सबसे बड़ा रिस्क होने वाला है। मतलब यहां से अगर इसको एक्सपेंड करना है तो काफी ज्यादा हाई स्किल वर्कर चाहिए होगा। और जो मैन फोर्स है इसको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग को काफी तेजी से ग्रो करना पड़ेगा। मतलब जो स्पेंडिंग है आने वाले टाइम पे ये बढ़ सकती है। सेकंड सबसे बड़ा इशू जो कि इंडिया की हर सेमीकंडक्टर कंपनी के अंदर है कि जो इनपुट कॉस्ट है ये बढ़ सकता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है ये आप कहां से इंपोर्ट करोगे, आप चाइना से इंपोर्ट करोगे, जो कि इंडिया की सेमीकंडक्टर ग्रोथ के अंदर एक हडल बना हुआ है। चौथा स्टॉक है हमारा ओयो, मतलब रितेश अग्रवाल जो कि शार्क टैंक पे एक शार्क है, उनकी कंपनी। जब से ये शार्क टैंक पे आए हैं ओयो के आईपीओ के लिए काफी ज्यादा हाइप बन चुकी है और काफी सारे लोग बड़ा बेट ले रहे हैं। पहले इनके आईपीओ में एक दिक्कत थी कि जो इनकी कंपनी थी वो लगातार लॉस कर रही थी, लेकिन आज की डेट में ये पिक्चर बदल चुकी है। जो रितेश अग्रवाल हैं इन्होंने अपने ऑपरेशंस को इतने अच्छे से मैनेज करा है कि जो लॉस मेकिंग कंपनी थी वो प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है। अगर हम बात करें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, चाहे इंडियन होटल हो या आईटीसी, जब भी ये कंपनीज बनती है ये हाई केपिक्स वाले बिजनेस मॉडल पे काम करती है, तो इनिशियली तो लॉस होना ही होना होता है। लेकिन ये वाली कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि टर्न अराउंड कर सकती हैं। आपने इंडियन होटल तो देखा ही होगा। ओयो ने रिसेंटली आईपीओ के पेपर सबमिट करे हैं सेबी को और बोला है कि मुझे 6,650 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू रेस करने हैं। मतलब काफी सारा पैसा जो ओयो है वो मार्केट से उठाने वाला है अपने आईपीओ के टाइम पे। और आपको पता है जब भी किसी शार्क की कंपनी का आईपीओ होता है तो कितना मारामारी होती है। एग्जांपल के तौर पे चाहे आप मामा अर्थ उठा लो, चाहे आप जोमेटो को उठा लो, आपको पता है कि जो आईपीओ आया था वो कितने प्रीमियम पे ट्रेड हुआ था। और इनका जो रीसेंट रिपोर्ट बताता है हमें 31 मार्च 2025 का, ये हो गया 2,678 करोड़ के आसपास। और बाकी सारी डिटेल्स आप यहां पर आकर के इनकी रिपोर्ट्स के अंदर पढ़ सकते हो। इसका मतलब ये है लास्ट 10 to 12 क्वार्टर्स के अंदर ये एबिटा पॉजिटिव हो चुके हैं और इसीलिए इन्होंने आईपीओ के लिए फाइलिंग करी है। और इसका मतलब ये भी है कि एक टर्न अराउंड टाइप की कंपनी है। और जब भी कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनी टर्न अराउंड होती है तो इंडियन होटल की कहानी तो आपने सुनी हुई है। लेकिन अगर मैं इसके रिस्क की बात करूं तो $38 मिलियन का इसके ऊपर डेट है, जो कि इसकी बैलेंस शीट में हमें साफ दिखता है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सेकंड चीज जो वैल्यूएशन है वो रीसेट हो गई है 75% से। सेकंड चीज जो इसकी वैल्यूएशन है वो 75% से रीसेट हो चुकी है, जो हमें इन्वेस्टर सेंटिमेंट बताता है। और ये होना भी था क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी थी तो भाई वैल्यूएशन तो रीसेट होनी ही थी।
तीसरा ये मेजर फैक्टर है कि जो डोमेस्टिक प्ले है, क्योंकि ओयो इंडिया की कंपनी है, राइट, इसके अंदर से सिर्फ 4% के आसपास ही डोमेस्टिक से डिमांड आ रही है। हमारी पांचवी कंपनी है चेन्नई सुपर किंग। अनलिस्टेड स्पेस के अंदर ये कंपनी सबसे ज्यादा ट्रेड होती है। सीएसके का जो ब्रांड वैल्यू है वो अपने आप में ही माना जाता है। मीडिया राइट्स लगातार बिकते जा रहे हैं, वैल्यूएशंस लगातार बढ़ती जा रही है, और जो आईपीएल है उसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाती है चेन्नई सुपर किंग। और डेफिनेटली अगर हम धोनी का नाम किसी कंपनी से जोड़ रहे हैं या किसी कंपनी के लिए धोनी खेल रहे हैं तो उसकी डिमांड तो कहां ही जाने वाली है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। और इसी के साथ साथ जो ब्रांड वैल्यू है ये भी लगातार ग्रो करती जा रही है। ईयर 25 के अंदर जो इसका रेवेन्यू रहा है एज पर रिपोर्ट 64,399 करोड़ के आसपास है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है वो 18,094 करोड़ के आसपास का है। और अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 आईपीएल टाइटल ये कंपनी जीत चुकी है। 45 मिलियन फैन बेस है इनके पास, जिसको ये कंपनी अच्छे से यूज करके उनको मोनेटाइज भी कर रही है, काफी सारे मर्चेंडाइज भी बेच रही है। इसी के साथ साथ जो एड रेवेन्यू है वो भी इस कंपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 676 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा था, और जो पैट था वो था 148 करोड़ के आसपास। अगर मैं इस कंपनी की वीकनेस की बात करूं तो फॉर श्योर यहाँ पे धोनी इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। कब तक वो खेलेंगे किसी को नहीं पता। हर साल ये चीज आता है कि भाई धोनी का ये ईयर लास्ट होने वाला है, और ये जो फ्रेंचाइजी है ये धोनी के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर धोनी चले जाते हैं तो क्या इस फ्रेंचाइजी की जो फैन बेस है ये ऐसी रहेगी या डिमांड में कोई कमी आएगी? दूसरा रिस्क ये सबसे ज्यादा है कि ये जो कंपनी रेवेन्यू कमाती है इसका मेजर चंक बीसीसीआई से आता है और आईपीएल से आता है, और किसी भी केस के अंदर इस कंपनी का नहीं बन पाता इन दोनों से, तो इस सिचुएशन में ये कंपनी काफी बड़े रेवेन्यू लॉस में जाएगी और पैसा कहां से कमाएगी किसी को नहीं पता। तो ये वो 5 कंपनियां हैं जो कि अनलिस्टेड स्पेस में काफी डोमिनेट कर रही है, और काफी सारे इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और अनलिस्टेड स्पेस में वन ऑफ द बिगेस्ट वॉल्यूम इन सारे स्टॉक्स में आती है, और ये मार्केट लीडर बनने का पोटेंशियल भी रखती है। लेकिन यहां पे फिर भी एक सवाल है कि लिस्टेड कंपनीज में जब बायो सेल करना इतना आसान है तो हम अनलिस्टेड स्पेस में क्यों जाए? देखो, अगर ये आपका सवाल है तो एक बहुत अच्छा सवाल है, और अच्छा हुआ कि आपके दिमाग में ये चीज आई। देखो, जब भी हम लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में जो कंपनी की वैल्यूएशन होती है वो 25x 60x के आसपास ऑलरेडी मिल रही होती है, जिससे जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। और जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, जो आपने रिसेंटली देखा होगा, वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट करे या ना करे, कुछ मीनिंगफुल वहां से नहीं निकल पाता। वहीं पे जो अनलिस्टेड स्पेस होता है यहां पर जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है ये बढ़ रहा होता है। यहां पर कहानियां बनती हैं, जो कहानियां स्टॉक मार्केट में जब आईपीओ आता है उसके बाद बिकती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, काफी सारे इन्वेस्टर्स आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके पीछे सिंपल रीजन होता है कि भाई मैं आईपीओ में इन्वेस्ट करूंगा, मुझे एक अच्छा अपसाइड मिल जाएगा। बात सही है, लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर जो अपसाइड पोटेंशियल होता है वो और भी ज्यादा होता है। और जो कंपनी अनलिस्टेड स्पेस में होती है, जब उनका आईपीओ आ रहा होता है तो आपको भी पता है वो कितने ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रही होती है, जिससे जो अपसाइड होता है वो आईपीओ वाले सिचुएशन से भी काफी ज्यादा होता है। तीसरी चीज, एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। देखो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते होगे, सिल्वर में करते होगे, स्टॉक मार्केट में करते होगे, म्यूचुअल फंड्स में करते होगे, और जो अनलिस्टेड स्टॉक्स होते हैं ये एक अलग एसेट क्लास आ जाता है। इसके अंदर भी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। देखो, पहले क्या होता था कि पहले ना ये जो अनलिस्टेड कंपनीज होती थी ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए खाली होती थी कि यार वीसी आएंगे बड़ा पैसा लाएंगे, लेकिन आज के डेट के अंदर यहां पर इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। इसलिए काफी सारे इन्वेस्टर्स अनलिस्टेड स्पेस के अंदर स्टॉक्स को बाय करते हैं ताकि वो कंपनी उनको सस्ती मिले, और जो ग्रोथ पोटेंशियल है उस कंपनी का हाई होता है, तो अपसाइड भी काफी अच्छा रहता है। चौथी चीज, अगर मैं एनएससी की बात करूं तो हम सब ने कभी ना कभी एनएससी से कोई स्टॉक खरीदा होगा, एफएनओ करा होगा, या फिर सीएसके की बात कर लें तो सीएसके के हम सब फैन हैं, हम सब तालियां बजाते हैं, लेकिन वहां पे सीएसके फ्रेंचाइजी काफी पैसा बना रही होती है। तो ये चीज एक ओनरशिप आपको दे देती है कि भाई अब मैं सीएसके के साथ बैठा हूं ना, तो भाई मैं उसका एक छोटा सा ओनर हूं, मेरे पास भी उस कंपनी के कुछ शेयर्स हैं। सीएसके अच्छा खेलेगी तो मेरे अकाउंट के अंदर भी कुछ चीजें बढ़ती हुई दिख सकती हैं, इसकी उम्मीद बढ़ जाती है। तो यहां पे जो अटैचमेंट होती
होती है ना उस कंपनी के साथ, वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, एक ओनर जैसी फील आती है। देखो, आप कंपनी के ओनर बनना चाहते हो तो भाई कंपनी के साथ तो रिस्क भी आता है। जब भी हम किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो भाई रिस्क होना ही है। काफी सारे लोग डायलॉग मारते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, हर्षद मेहता ने मारा था ना। लेकिन भाई रिस्क और इश्क वाली चीजें फिल्मों में अच्छी लगती है, असली दुनिया के अंदर अगर ऐसा हो जाता है तो काफी बड़ा नुकसान हो जाता है, काफी बड़ा लॉस हो जाता है। तो रिस्क को समझना भी जरूरी हो जाता है। सबसे पहला रिस्क जो कि अनलिस्टेड स्टॉक्स के साथ आता है वो होती है लिक्विडिटी। काफी सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि इतने आसानी से ट्रेडेबल नहीं होते। मतलब अगर आप आज एनएससी और बीएससी पे जाओगे और लिस्टेड कंपनी के अंदर बाय सेल करना चाहते हो तो काफी आसान है, एक बटन दबाओ, लिक्विडिटी होती है, आप बेच देते हो। लेकिन सेम चीज आप अनलिस्टेड स्पेस के अंदर नहीं कर सकते। यहां पे जो लिक्विडिटी का टाइम होता है वो 24 आवर्स से 48 आवर्स के आसपास रह जाता है। और कई केसेस के अंदर अगर स्टॉक अच्छा नहीं है और सामने कोई बायर नहीं मिल रहा तो कई बार ज्यादा से ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो जो लिक्विडिटी है ये एक रिस्क रह जाता है। दूसरा रिस्क, बोट में क्या हो रहा था कि जब अमन की कंपनी आ रही थी तो वहां पे ना बहुत ज्यादा हड़बड़ तड़बड़ हो गई थी और जो अनलिस्टेड स्पेस था यहां पे वैल्यूएशन ना काफी तेजी से बढ़ गई थी क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी। अब अमन की कंपनी है, शार्क टैंक में आ रहे, सबने देखा है भाई, नामी ग्रामी आदमी है। अब इस सिचुएशन के अंदर जो वैल्यूएशन थी ना वो सस्टेनेबल नहीं थी। अब इसके बाद क्या होता है कि जो बोट है उसको लेकर के ना नेगेटिव पीआर होना शुरू हो जाता है, उसके साथ एक दो नेगेटिव न्यूज भी आ जाती है। अब इस सिचुएशन में वो जो वैल्यूएशन थी वो अनलिस्टेड स्पेस में करेक्ट होना शुरू होती है। अगर आप लिस्टेड स्पेस में होते तो आप सेल का बटन दबाते निकल जाते, लेकिन अनलिस्टेड स्पेस में आपने सेल का बटन तो दबा दिया, 24 टू 48 आवर्स का टाइम लगता है अगर आपको आपकी जेब के अंदर वो पैसा चाहिए। और ये भी डिपेंड करता है कि भाई सामने कोई बायर होना चाहिए। तो लिक्विडिटी और वैल्यूएशन ये एक मेजर कंसर्न रहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप कभी भी अनलिस्टेड स्पेस के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको हमेशा जो टेन्योर है वो लंबा रखना चाहिए। और जब इन्वेस्ट करो तो रिस्क को अच्छे से समझो और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई जानकारी तो बढ़िया दे दी, लेकिन अब मुझे ये बता दो कि इसको खरीदते कैसे हैं, क्योंकि अनलिस्टेड स्टॉक्स को खरीदना तो काफी झमेले का काम होता है। अब मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूं जिसको मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं और चेन्नई सुपर किंग के मुझे स्टॉक्स खरीदने थे तो आपके सामने मैं वो स्टॉक्स भी खरीद लेता हूं। देखो, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं जिसका नाम है प्रिसाइज। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनलिस्टेड स्पेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखो, मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं क्योंकि अनलिस्टेड स्पेस में ट्रस्ट का इशू रहता है। तो ये प्लेटफॉर्म वन ऑफ द ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है अनलिस्टेड स्पेस में बाय करने के लिए। यहां पे काफी सारे ऑप्शन दिखते हैं, जैसे डिस्कवर कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्क्रीनर ढूंढ सकते हो, ऑर्डर कर लिया, रिसोर्सेज कर लिए, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। अब देखो, लेटेस्ट न्यूज क्या है कि सेबी ने नो ऑब्जेक्शन बोल दिया है एनएससी के आईपीओ के लिए। मतलब बहुत जल्दी जो एनएससी का आईपीओ है ये आता हुआ हमें दिख सकता है। बेस्ट चीज क्या है, यहां पे देखो स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मतलब कि काफी सारे यहां पे जो स्टॉक्स हैं जिनके जो आप इस समय पे अनलिस्टेड स्पेस में खरीद सकते हो। कमिंग सून मतलब बहुत जल्दी अनलिस्टेड स्पेस में आ जाएंगे। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारे के सारे स्टॉक मिल जाएंगे। जैसे देखो, लावा का अनलिस्टेड स्पेस पे बाय करना है, यहां से कर सकते हो। अब मुझे चाहिए चेन्नई सुपर किंग क्योंकि भाई मैं धोनी जी का बड़ा फैन हूं। यहां पर आपको रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी, फाइनेंशियल्स जो मैंने यहां पर आपके लिए पढ़े थे कि भाई 2025 का रिपोर्ट मिल जाएगा, 24 का, 23 का, 22 का, 21 का, ये सारे रिपोर्ट पे आप क्लिक करो और ऐसे ये रिपोर्ट खुल जाएंगे। यहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कितना रेवेन्यू कमाया, कितना एक्सपेंडिचर किया, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये सारे के सारे मिल करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और आपके लिए पब्लिश करते हैं। और प्रिसाइज आपको एक ही जगह पे ये सारे डॉक्यूमेंट का एक्सेस दे देता है ताकि आप अपनी रिसर्च कर पाओ इन्वेस्ट करने से पहले। अब देखो, यहाँ पे हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में मतलब सब मिलेगा। जैसे 10,028 रुपए का, मतलब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एक लॉट लेना भाई 10,000 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप अनलिस्टेड स्पेस में पहले इन्वेस्ट करते तो लाखों रुपए लगते थे, आज की डेट में तो 10,000 से इन्वेस्टिंग शुरू हो सकती है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे, 46 मिलेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,000 की है भाई। ट्रांजैक्शन फीस कितनी है, 2% की, 200 रुपए ट्रांजैक्शन फीस ले रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी कितनी है, 37 रुपए के आसपास की। और यहाँ पे होवर करो, आपको सब मिल जाएगा कि भाई अगर मेरे को 2 लॉट लेने हैं तो देखो मुझे 92 शेयर मिलने वाले हैं। इसकी जो मेरी परचेजिंग वैल्यू हो जाएगी 20,000
10,000 रुपए, 400 रुपए मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रहा हूं, तो ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसी कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे चेन्नई सुपर किंग लेना है, ठीक है। अब मुझे 2 लॉट नहीं, मुझे तो एक ही लॉट चाहिए इस समय, क्योंकि मुझे 10,000 इन्वेस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेरीफाई प्रोफाइल टू इन्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब केवाईसी करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पैसा डिपॉजिट कर दो या फिर आप यूपीआई से पे कर दो। भाई मैं तो यूपीआई यूज करता हूं, मुझे डिपॉजिट नहीं करना, तो भाई मैं यूपीआई से इसको पे करने वाला हूं। रुक जाओ, मैं पहले यूपीआई से पे कर देता हूं। लो भाई, मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब कंटिन्यू करूंगा। देखो यहां पर मेरे को सारी डिटेल मिल जाएगी कि भाई चेन्नई सुपर किंग का मेरे पास एक लॉट आ चुका है, इतने रुपए लगे हैं मेरे पास, कंप्लीट पेमेंट मैंने कर दी है। जैसे ही कंप्लीट पेमेंट करूंगा, मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और पेमेंट होते ही ये चीज़ें प्रोसेस में चली जाएगी। फिर क्या होगा, फिर जो आपका रीडायरेक्शन है वो हो जाएगा, ये बोल देगा अरे भाई सब मजा आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो गई है। तो अब जो सीएसके का शेयर मैंने खरीदा है 24 से 48 आवर्स लगेंगे, मेरे डीमैट अकाउंट में ये डायरेक्टली आ जाएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी जो चेन्नई सुपर किंग का मैंने शेयर खरीदा है, ये 24 से 48 आवर्स के अंदर मेरे डिपॉजिटरी में चला जाएगा। आपके सामने ये स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा। अब ये डिपॉजिटरी वही डिपॉजिटरी है जहां पे आपके नॉर्मल शेयर्स दिखते हैं, तो जो डिपॉजिटरी आपने लिंक करी होगी वहां पर चला जाएगा। मतलब जो शेयर्स हैं अब वो सेफ हो गए हैं, मतलब अब कोई घपला नहीं हो सकता यहां पे, और घपला होने का कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि प्रिसाइज की टीम पूरी तरीके से आपकी मदद करेगी। अब क्वेश्चन आता है कि भाई बेचना है तो क्या करें। बेचना हो तो आप प्रिसाइज पे आकर के सेल कर सकते हो, और जो प्रिसाइज की टीम है उससे आप कभी भी कनेक्ट करोगे, वो आपकी हेल्प कर देगी शेयर को खरीदने या फिर शेयर को बेचने के अंदर। हाँ, एक चीज है, अगर आप खरीद रहे हो तो आप अपनी एनालिसिस करना, और जब भी आप खरीदो तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से समझना। ये अच्छी चीज है, लेकिन यहां पर रिस्क भी उतना ही है, क्योंकि अनलिस्टेड स्पेस है, तो लिक्विडिटी और बाकी रिस्क जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, राइट। तो अब आज हमने यहां पर यह सीखा कि अनलिस्टेड स्टॉक्स के अंदर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, पूरा प्रोसेस है, और आपके सामने मैंने खुद खरीद करके आपको दिखा भी दिया है। तो वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्रिसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर आपको भी कोई स्टॉक पसंद आता है, जैसे एनएससी का तो आईपीओ आने वाला है, तो आप प्रिसाइज पे जाकर के एनएससी का अनलिस्टेड स्टॉक्स को खरीद सकते हो।